नमस्कार दोस्तों, हिंदी उनके दफ्तर में आज हम मौजूद हैं एक नई किताब के साथ। यह किताब है कभी गांव कभी कॉलेज और इस किताब के लेखक हैं अगम जैन, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आज बातचीत में उपलब्ध होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह किताब एकदम नई किताब है, साथ ही एक नया मुद्दा है। सफलता की किताब है, प्रेम की किताब है और साथ ही कॉलेज की, दोस्ती की, हर तरह की कहानियाँ इसमें उपलब्ध हैं। तो इस किताब को आपने कभी गांव कभी कॉलेज नाम क्यों दिया? ये जो किताब है ये मुख्य रूप से ऐसे किरदारों की कहानी है जो कॉलेज में रहते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी के अलग अलग रास्तों पर बढ़ते हैं। लेकिन कॉलेज की खासियत ये है कि वो किसी बड़े शहर में नहीं है और उसे अभी ताज़ा ही एक गांव के पास में एक डीन साहब ने इस्टेब्लिश किया है। तो उसकी कहानी ये है। तो किरदार कैसे कॉलेज और गांव में रहते हुए अपना सामंजस्य बना पाते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसकी थोड़ी मसालेदार कहानी है, इसलिए इसका नाम कभी गांव कभी कॉलेज है। इस किताब का नाम लेते ही मैं मुझे कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कभी गांव कभी देश मुंह से निकल जाता था। तो इसके बारे में मतलब कितने लोगों के साथ ये कॉन्सिडेंस हुआ, आपको लोगों ने ऐसे बोला? हाँ, अलग अलग तरह का हुआ इसमें। कुछ लोगों ने कहा कि कभी गांव कभी शहर, ऐसा भी कुछ लोगों के जबान पे चढ़ गया। जैसा आपने बताया कभी गांव कभी देश। कुछ लोगों को ये भी याद आया जो ज़्यादा फिल्में देखते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो ऐसी चीज़ें लोग बोलते रहे। लेकिन हाँ, इसको ऐसा रखने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जल्दी से ये जबान पर चढ़ जाए तो लोगों को भी याद रहे कि हम क्या सामने लाना चाह रहे हैं। किताबों में अक्सर जब सफलता की कहानी होती है तो सफलता की कहानी के साथ साथ लोग फिर प्रेम और इन चीज़ों को उसमें ज़्यादा दिखलाना पसंद नहीं करते। सफलता पे ही मेन फोकस होता है किताब को लिखते वक्त। तो जब आप इन सब चीज़ों को उसमें लेके चल रहे थे तो कितना चैलेंजिंग था इस चीज़ को कि हर चीज़ को बराबर इक्वली उसमें बांटना है किताब में, तो ये कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए, चैलेंजिंग तो इस सेंस में बहुत नहीं था, क्योंकि ये कहानी बहुत समय से मेरे दिमाग में पक रही थी। जब मैं कॉलेज में था उस समय से ही ये कहानी के बारे में कुछ ना कुछ सोचता रहता था। तो पिछले 5-6 साल में ये इतनी पक चुकी थी कि मैं इसको लिख सकता था। दूसरा, किसी भी चीज़ को थोपने की कोशिश नहीं की है। ये सफलता की वैसी कहानी नहीं है कि मोटिवेशनल स्टोरी बन जाए, प्रेम की वैसी कहानी नहीं है कि कोई रोमांटिक स्टोरी बन जाए। और इसलिए ये थोड़ी सी अलग तरह की है, हल्की फुल्की कहानी है, लेकिन ज़रूर सबको पसंद आएगी, मुझे ऐसी आशा है। जी, किताब में जो किरदार हैं, किताब में बहुत से किरदार हैं, उन किरदार का सबकी तासीर अलग अलग है किरदार में, और हर किरदार अपनी लाइफ में कुछ अलग बनना चाहता है। तो इस किताब को केवल हम यूपीएससी एस्पिरेंट तक सीमित नहीं कर सकते हैं। तो यह कैसे लोगों को प्रभावित करेगी? ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स तक बिल्कुल भी सीमित नहीं है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये एक कॉलेज से आगे बढ़ते हुए लोगों की कहानी है, जिसमें कोई किसी और लाइन में जाता है, कोई किसी और लाइन में जाता है और कोई कुछ भी नहीं बन पाता है। यहाँ तक कि इसमें एक किरदार ऐसा है जिसका प्रधान बनने का सपना है, सरपंच बनने का सपना है, शादी करने का सपना है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने हैं और वो अपने सपनों के हिसाब से अपनी यात्रा तय करते हैं। जी, किताब का नाम जो है कभी गांव कभी कॉलेज। साथ ही आप इस किताब में ये भी मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जैसे शिक्षा जो शहर में है वैसी ही शिक्षा गांव में भी लानी चाहिए। तो वो एक जो अलग जलाने का काम इस किताब के माध्यम से आपने किया, वो कैसे दिमाग में आया कि कैसे उसको किया जा सकता है एग्जीक्यूट नॉर्मल लाइफ में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसी शिक्षा का स्तर हमारे शहरों में है वैसा अभी हमारे गाँव में पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाया है। इस किताब में उस मुद्दे को लाने का जो भाव है वो मेरे मन में ऐसे आया कि जब मैं कॉलेज में खुद पढ़ता था तो कॉलेज की पढ़ाई के बाद में मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर के पास के गांव में पढ़ाने भी जाते थे। शाम को हर दिन हम लोग लगभग 1 घंटा पढ़ाने के लिए जाते थे। तो जब हम वहाँ जाते थे तब हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो दिल को झकझोर देती हैं कि प्राइमरी स्कूल की व्यवस्थाएं या अस्पताल की व्यवस्थाएं या लोगों के रहन सहन का तरीका वैसा नहीं है जैसा कि हम लोगों को बड़े बड़े शहरों में देखने के लिए मिलता है। और हम आजकल का यूथ अधिकतर बड़े शहरों की ओर जा रहा है तो हम उन चीज़ों को उतना महसूस भी नहीं कर पाते हैं, पहली चीज़। और दूसरा, उन्हीं गाँव में जाकर के जो मैं यूपीएससी से सेलेक्ट होकर के आईपीएस बना, तो एक मोटिवेशन जो है वो उस गांव में जाकर के ही मुझे मिला कि यदि मुझे आगे जाकर के कुछ करना है, देश समाज की सेवा करनी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा उत्कृष्ट माध्यम हो सकता है। तो इस ओर भी अपना ध्यान केंद्रित किया जाए।
तो मुझे प्रोफेशनली भी उस गांव में जाने ने हेल्प किया और व्यक्तिगत रूप से भी उस गांव में जाकर के पढ़ाने ने मुझे ग्रूम किया। तो शायद कहीं ना कहीं उसी के कारण से इसमें भी वो मुद्दा निकल करके आया है। जी, किताब में जो कैरेक्टर्स हैं उसमें कौन सा किरदार सबसे करीब है आपके दिल के, मेरे दिल या के आपके जैसा है? हाँ, तो ये दो अलग अलग बातें हो गई। यदि आप पूछेंगे मेरे दिल के करीब कौन सा है, तो लगभग सारे किरदार ही ऐसे हैं, लेकिन जो लड़की का किरदार है सुरभि का, वो बहुत अच्छा किरदार है। मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे से ग्रूम किया गया है। और मेरे जैसा यदि आप देखना चाहेंगे तो मैंने किताब में लिखा भी है एक जगह कि कोई भी लेखक अपने आप को हीरो से कम नहीं समझता है। तो मेरी कहानी में भी यदि आप देखेंगे तो शायद मैं आपको विलेन ना लगूं, मैं आपको हीरो की तरह ही लग सकता हूं, लेकिन मैं आपको फिर भी टर्म्स एंड कंडीशन में ये जरूर बताना चाहूँगा कि कहानी पूरी काल्पनिक है, फिक्शन ही आप इसको समझ करके पढ़ें। किरदार कोई जो आपके दिल के करीब हो, आपने सुरभि का बताया और वो नहीं बताया कि जो किरदार आपके जैसा जो है, मेरे जैसा है, तो मैंने जैसा बताया कि जो हीरो का किरदार है वो लेखक अपने ऊपर रखना चाहता है, तो इसमें जो विवेक का किरदार है उसका सबसे ज्यादा रोल है। वैसे लगभग सबका बराबर है, लेकिन विवेक की कहानी एकदम आखिरी पेज तक जाती है, तो वैसा समझा जा सकता है। किताब में जो किरदार हैं, जो भी सारे किरदार काफी प्रैक्टिकल हैं। असल जीवन में हम इतने प्रैक्टिकल होते हैं? मतलब आप हैं इतने प्रैक्टिकल? मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना जरूर बता सकता हूँ कि मेरी दो तरह की लाइफ है। एक प्रैक्टिकल लाइफ, जब मैं वर्दी पहन करके पुलिस की जॉब करता हूँ, और एक व्यक्तिगत लाइफ है जिस लाइफ में मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लिखना बहुत पसंद है, थोड़ी सी शांत प्रिय लाइफ है। तो यदि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मैं उसमें ज़रूर प्रैक्टिकल दिख सकता हूं। मुझे लगता है कि मैं शायद प्रैक्टिकल हूं, क्योंकि सारे निर्णय जो हैं वो न्याय नीति के हिसाब से तर्कसंगत लेने होते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत लाइफ में हो सकता है कि उतना तर्कसंगत नहीं हूं और उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हूं, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूं, कल्पना से और भी चीज़ें देखने की कोशिश करता हूँ, एक अलग ही दुनिया में कभी कभी चला जाता हूँ। तो हो सकता है कि शायद उसमें मैं उतना प्रैक्टिकल ना हूँ। तो दोनों का ही तालमेल चलता रहता है। जी, खैर किताब के आसपास बहुत सी बातें होंगी। अब एक तो सवाल ये कि यूपीएससी एस्पिरेंट या जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं जो कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, उनके लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपकी फिटनेस, आप बिल्कुल फिट हैं। तो आप जो लोग पढ़ाई करते हुए कैसे अपने फिटनेस को सही रख सकते हैं, उसके लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहें तो? देखिए, फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने को यदि लंबी और स्वस्थ लाइफ जीना है, तभी तो हम दूसरों का कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यदि हमें दूसरों का अच्छा करना है तो पहले खुद स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते समय आप सुबह उठ करके बहुत ज़्यादा वॉक पे नहीं जा सकते हैं, आप गेम्स नहीं खेल सकते हैं, रनिंग नहीं कर सकते हैं, साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं, तो भी मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, खास तौर से जो हमारी पुरातन परंपरा चली आ रही है जिसमें योग का बहुत महत्व है। तो योग को यदि आप 10-15 मिनट का समय देते हैं, या फिर आप 10-12 घंटे का आपका जो पढ़ाई का सेटअप है उसमें से समय निकाल करके 15-20 मिनट की शाम की वॉक करते हैं, या सुबह उठ करके 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन भी कर लेते हैं, तो उतने से आपकी फिटनेस फॉर टाइम बिंग बनी रहेगी, और फिर आप आगे जा करके उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं और उसको आप और अच्छे अनुभव से कर सकते हैं। जी, आपकी एक किताब पहले भी आ चुकी है इस किताब से, जो कि यूपीएससी छात्रों में बहुत ज़्यादा चर्चित है किताब, डिकोड यूपीएससी। तो ये एजुकेशनल किताब थी, मतलब एक मोटिवेशनल किताब है वो? जी, ये मोटिवेशनल भी समझी जा सकती है और एक तरह से स्ट्रेटेजाइज कैसे किया जाए अपनी प्रिपरेशन को, वो भी समझा जा सकता है। मूलतः वो जो किताब है डिकोड यूपीएससी, उसकी कहानी ये है कि जब मैं सेलेक्ट हुआ था 2016 में, तब से लेकर के 2020 तक मैंने इंटरनेट पर कई प्रश्नों के जवाब लिखे, कई अपने अनुभव लिखे, मैं सेलेक्ट कैसे हुआ, कहाँ मैं फेल हुआ, प्री की कैसे तैयारी की, इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा गया, पढ़ाई करके सेलेक्ट होने के बाद में कैसा लगा, लोगों ने कैसा ट्रीट किया, परिवार को कैसा लगा, ट्रेनिंग करने गए तब क्या हुआ। तो ये जो 5 साल का वृहद अनुभव है वो पूरा मैंने उसमें समाहित करने की कोशिश की है। तो कुछ आर्टिकल्स उसमें ऐसे हैं जिसको देख करके लोग मोटिवेट भी हो सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देख करके आपको समझ में आ सकता है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे बनाना है यूपीएससी क्लियर करने के लिए।
जी। अक्सर क्या होता है कि समाज में हिंदी के छात्रों को, समाज में नहीं मतलब यूपीएससी में या किसी भी वर्क कल्चर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या हिंदी से तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की तो आपको कमतर समझा जाता है। और तो उस चीज़ को आपको लेके क्या सोचना है कि अंग्रेजी को प्रचलित भाषा दिखा करके ये चीज़ की गई है, या हिंदी में मतलब क्या आगे ऐसा हो सकता है जिससे ये भ्रम लोगों का टूट जाए कि हिंदी के लोग या हिंदी पढ़ने वाले कम? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी को कमतर समझते हैं, हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाने को अपनी महानता समझते हैं। उनको बोलो कि 38 कितना होता है तो बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं है, हम तो 38 39 की जनरेशन वाले लोग हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये हमारी मातृभाषा हिंदी है तो उसके बारे में तो हमें आना ही चाहिए, और यदि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो कम से कम हमें उसके बारे में बहुमान होना चाहिए, या जो लोग जानते हैं, जो लोग उसमें लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में एक उत्कृष्ट भाव होना चाहिए। एक फिक्शन राइटर हिंदी में लिखने में जितनी अपनी एनर्जी और अपना क्रिएटिविटी लगाता है, मुझे लगता है उतने ही इंग्लिश वाले भी लगाते हैं। तो हिंदी भाषा के रूप में बिल्कुल कमतर नहीं है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे प्रदेश में भी रह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में, कि जहाँ पर पूरे शासकीय कार्य भी हिंदी में होते हैं। तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि हिंदी में लोगों को कमतर समझा जा रहा है। और एक चीज़ मैं इसके साथ थोड़ा पॉजिटिव नोट पे ये भी कहना चाहूँगा कि अभी का जो समय है उसमें हिंदी बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। आप चाहे फिल्मों के माध्यम से हो या फिल्मों के गानों के माध्यम से हो, हिंदी भाषा जो है वो बहुत दूर दूर तक पहुंच रही है। इतना ज़रूर है कि अभी लिखने और पढ़ने वाले लोग कम हैं, बोलने और सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी का प्रभाव इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में हिंदी का दायरा और वृहद और विस्तृत होगा। जी। हिंदी में मतलब हिंदी में तो चूंकि आपने बहुत कुछ लिखा है और आगे भी शायद लिखते रहेंगे। पहली किताब आपकी इंग्लिश में थी तो दूसरी किताब हिंदी में लाने का कैसे सोचा आपने? देखिए, मेरा जो पढ़ने का दिल और लिखने का दिल जो है वो हिंदी में ही बसता है। मुझे हिंदी की किताब मिलेगी और इंग्लिश की मिलेगी तो मैं शायद प्राथमिकता हिंदी की किताब को दूंगा, और मेरे मन में यदि कोई नई चीज़ आएगी, भाव आएंगे, तो मैं लिखने में प्राथमिकता शायद हिंदी को ही दूंगा। तो आने वाले समय में, या फिर ये जो दूसरी किताब भी है, तो इसकी जो कहानी इतने 4-5 सालों से पक रही थी मेरे दिमाग में, तो मुझे लगा कि यदि मुझे इसको अपने शब्दों में पिरोना है तो वो मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ बनिस्बत की इंग्लिश की। चूंकि ये किताब अभी लोगों के बीच पहुंचनी शुरू हो चुकी है तो आप लोगों से क्या अपील करनी चाहेंगे कि इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? जी, मेरी आपसे बस यही अपील है कि यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। कहानी तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको पढ़ करके आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा। कुछ इसमें व्यंग का भी पुट है, क्योंकि मैं व्यंग भी लिखता रहता हूँ, तो इसमें व्यंग का भी पुट है। कुछ इसमें ऐसी घटनाएं भी अपने आप में घटित होती हैं कि वो अपने आप में आपको हंसाएंगी। तो होपफुली आपको किताब पसंद आएगी, और मेरी आपसे यही अपील है कि यदि आप पढ़ते हैं और इसको पढ़ करके आपको पसंद आती है तो आप इसके रिव्यूज़, और यदि नहीं भी पसंद आती है तो भी आप इसके रिव्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करेंगे। जी। एक और सवाल, एक आखिरी सवाल है कि इसमें आपने लिखा है ना कि प्रेम जीतता है या पढ़ाई, दोस्ती जीतती है या लड़ाई, तो आपके हिसाब से क्या जीतता है? जी, इसमें मैंने आखिरी पेज पे लिखा है कि इस कहानी में प्रेम जीतता है या पढ़ाई, दोस्ती जीतती है या लड़ाई, ये आपको तय करना है। तो ये तो आप सभी पाठकों के ऊपर है तय करने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने मेरे से पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि दोस्ती जीतती है या लड़ाई, तो दोस्ती और लड़ाई तो विलोम है आप अपने आप में। तो इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि आखिरी में जाकर के दोस्ती ही जीतती है, लड़ाई नहीं जीतती और जीतना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरा है कि प्रेम जीतता है या पढ़ाई, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे तो ये लगा आखिर में जाकर के कि शायद दोनों ही जीत गए, पढ़ाई भी जीत गई और प्रेम भी जीत गया। पढ़ाई और प्रेम को एक साथ चला करके रखना, वैसे देखा जाए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसा संबंध है, क्योंकि आपको एक बहुत ही पतली पगडंडी पर चलना पड़ता है, एक तरफ फिसले कि दूसरी तरफ का घाटा हो जाता है। तो आप पढ़ें और पढ़ करके हमसे साझा करें कि आपको क्या लगता है, यहाँ पे आखिर में प्रेम जीतता है या पढ़ाई जीतती है। आज की इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगम जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब कभी गांव कभी कॉलेज में
अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। तो आप सभी ये किताब ऑर्डर करिए और अगर पसंद आती है तो भी रिव्यू करिए, नहीं पसंद आती है फिर भी अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ, नई बातचीत के साथ मौजूद होंगे। नमस्कार।